गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुमध्याह्न बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत बच्चों, बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए बच्चे लोगों, जल्दी से आ जाइए। हम लोग हमारी सीरीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी हाँ, हम लोग इस वक्त के अंदर बात कर रहे हैं बच्चे लोगों हमारे रिवीजन पैटर्न के ऊपर, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं। जी हाँ, 3 दिसंबर के हमारे पेपर के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है इंपॉर्टेंट, उन पर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखें क्या चीजें हैं सेकंड ग्रुप के लिए। ऑडिट सब्जेक्ट में मैं हूं आपका दोस्त साथी और इस सब्जेक्ट का सारथी जयेश भंडारी बच्चे लोगों, और हम लोग मिल रहे हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम आपसे मिलते हैं बच्चों अनअकैडमी की स्पेशल वाली क्लास में भी। जी हाँ, उसके लिए आपके पास में बस होना चाहिए अनअकैडमी का लर्निंग वाला ऐप, जहां आपको हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी बच्चों। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए बता दूं बच्चों कि वहां आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट मिलेंगे, हमारे वर्चुअल टेस्ट मिलेंगे, यानी कि पूरा खजाना आपको वहां पे मिलने वाला है बच्चों। बस उसके लिए करना इतना है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके पास में होना चाहिए। वहां जाइए, मुझे मेरा नाम जयेश भंडारी सर्च करिए, मुझे फॉलो करिए, और देन उसके बाद मेरे सारे लेक्चर्स आप लोगों को वहां पे मिलेंगे। उसके अलावा बच्चों दिसंबर में हम लोगों का प्लस कोर्स जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। और वहां जो फीसेस अभी आपको सारा डिटेल में फटाफट से शॉर्ट में दे देता हूं बच्चों, और खासकर आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने जूनियर्स को बता सके कि हाँ भाई ये सिस्टम हमारा रहेगा। बराबर, कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर कैसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, तो मैं बहुत फटाफट पे आपको बताने वाला हूं। और वहां मेरे नेम का कोड आपको डिस्काउंट भी दिला देता है 10% का। चलिए जी, तो पहले आपको दिखा दिया जाए कि आपको क्या स्टेप्स काम में लेने हैं बच्चे लोगों। जैसा आप लोग इस वक्त में अपनी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल से देख पा रहे होंगे, पहला स्टेप आपको ये करना है कि अनअकैडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है, आप गए, आपने उसको लर्निंग ऐप को सर्च किया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको नजर आता है, और इस लर्निंग ऐप को आपने सर्च किया। देन सेकंड स्टेप में बच्चों उसको आपने कर लिया इंस्टॉल। जी हाँ, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया बच्चे, अगले स्टेप में आपको आना है। और यहाँ थर्ड स्टेप में बच्चों बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। कैट का मिलता है, उसके अलावा सीएस हमारा है, सीए फाइनल है, और भी बहुत सारे। अब चूंकि हम सीए करने वाले हैं, तो हमारे लिए जो चीज काम का रहेगा, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट को सर्च करिए। और जैसे ही आप सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट को सर्च करते हैं बच्चों, फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे प्लस कोर्स, ये देखिए हमारे प्लस कोर्स भी है, हमारे फ्री कोर्सेज भी है, हमारी स्पेशल क्लासेस भी है, जो मैं भी आपको बता रहा था। जो दोनों ही चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बच्चों। प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस तरह का विंडो ओपन होगा, जहां पे आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन, जैसा आप लोग देख रहे हैं। और देन उसके बाद बच्चों पूरा फीस का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बराबर, फाउंडेशन वालों के लिए बहुत बेस्ट है 24 मंथ्स का लेना। बराबर, क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अदरवाइज आप 12 मंथ या 6 मंथ्स का भी ले सकते हैं। अब बच्चों जैसे ही आपने फीस पे करने के लिए यहां सोचा, और उधर आपके सामने बिल्कुल एक इस तरह का आप देख सकते हो, बिल्कुल ये स्लाइड जो है वहां पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। और जैसे ओपन होती है बच्चों सब्सक्रिप्शन के लिए, वहां पे आप हमारे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपने वहां पे मेरा नाम कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख दिया JYSH, तो बच्चों आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट, यानी 24 मंथ का जो आपको 21,000 के अंदर बच्चों पड़ रहा था, 21,000 जो उसका फीस लग रहा था, सीधा सीधा सा बच्चों आपके 2,100 कम हो जाएंगे, और आपका फीस रहेगा 18,900 का। बराबर, मान लीजिए आपने 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने का सोचा, तो जो फीस बच्चों आपकी 17,500 पड़ रही थी, जैसे ही आपने जयेश कोड लगाया वहां पे, और आपको 10% का डिस्काउंट मिला, और देन 15,750 आपका फीस रह गया। यानी कि बड़ा सा बेनिफिट आपको वहां मिल जाता है। बस आपको करना क्या है कि इस कोड का वहां पे करना है इस्तेमाल। अच्छा, ये कोड सिर्फ सीए के कोर्सेज के लिए नहीं है। ये कोड आप और कोई भी कोर्स अगर यहां से लेना चाह रहे हैं, वेदर कल को आपने सोचा भाई घर में कोई है, आप सीए कर रहे हो लेकिन कोई कैट का एग्जाम दे रहा है, तो वहां भी बच्चों अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल कर लिया, प्लस कोर्स हमारा लिया, तो भी आपका 10% का जो डिस्काउंट है पक्का 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 से मिलने वाला है। तो ये मैंने सभी लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है।
और अब हम बात को बच्चों आगे स्टार्ट करेंगे हमारी, और आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। सीधा सीधा सा बच्चों आज के टॉपिक पर मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। तो सर आज के टॉपिक में हमारे पास में क्या है बच्चों, आगे हम लोग रिवीजन के कुछ पॉइंट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये देखिए रिवीजन के पॉइंट्स को जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो बच्चों आज हमारे सामने जो टॉपिक आने वाला है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, जिसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, मुझे इस बार लगता है कि एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट रह सकता है बच्चों, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर तो अभी बात करने ही वाले हैं, आपको बताने वाला हूं कि उसमें क्या क्या चीजें अपने को देखनी है। उसके अलावा बच्चों मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हॉस्पिटल का ऑडिट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इधर मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पॉइंट है वो हमारे लिए एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जी, तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपको गवर्नमेंट ऑडिट पर लेकर के आ जाऊं रिवीजन के लिए कि सर गवर्नमेंट ऑडिट में आपको क्या लगता है इस बार क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग इस बार गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर जो हमेशा की तरह से, वैसे तो मैं आपको फिर से कह दूं बच्चों पढ़ना तो सब है, लेकिन ये जो पॉइंट बता रहा हूं बच्चों इन पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करके जाना है, इनको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ करके जाना है। और उसमें हमारे पास में आता है बच्चों ड्यूटीज एंड पावर्स। बच्चों ड्यूटीज एंड पावर्स, ड्यूटीज एंड पावर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पक्के से एग्जाम पर्पस के लिए आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। और जिसमें बच्चों आइए फटाफट से आप लोगों को रिवीजन कराता हूं मैं कि सर ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है बच्चों। किसी भी एक पॉइंट पर क्वेश्चन बन जाएगा, मे बी हो सकता है सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं बने, लेकिन पहला ड्यूटी है बच्चों कंपाइल करना और सबमिट करना अकाउंट्स यूनियन एंड स्टेट को, यानी सीएनएजी का काम सबसे पहला बच्चों क्या रहेगा, यूनियन और स्टेट के जो भी अकाउंट्स है उनको कंपाइल करना, बोले तो उनको इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना पहला काम रहेगा बच्चों। बराबर, सीधा सा नंबर 1 काम इनका ये हो गया। बराबर, देन उसके बाद में दूसरा काम इनका क्या रहेगा बच्चों, देखिएगा वहां से फटाफट से आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इन्होंने इकट्ठा कर लिया, द सीएनएजी शैल फॉर्म द अकाउंट्स कंप्लाइड बाय हिम और बाय एनी अदर पर्सन प्रिपेयर इन सच अकाउंट्स। फिर बच्चों अकाउंट्स इकट्ठे कर लिए, including case of complied by him appropriation account showing under respective head the annual receipt and disbursement of purpose of the union of each state and each union territory have a legislative assembly and shall submit। बच्चों समझना, कंपाइल करना दूसरा काम आया, सबमिट करना। बच्चों हमने कंपाइल कर लिया, सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद ओवरऑल बेस के ऊपर हमने कितना एनुअल रिसिप्ट हुआ और कितना डिसबर्समेंट हुआ बच्चों वो हमने निकाल लिया, यूनियन के लिए भी, स्टेट के लिए भी, और यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी। बराबर, तो हमने क्या किया बच्चों, सीएनएजी ने क्या किया, सबसे पहले तो अकाउंट्स को कंपाइल किया, इकट्ठा किया, देन बच्चों सारे अकाउंट्स कंपाइल हो गए तो एनुअल रिसिप्ट कितना, उसमें से डिसबर्समेंट कितना निकाल लिया, और देन अकाउंट्स को बच्चों सबमिट कर दिया। सर किसको सबमिट किया बच्चों, यूनियन का अगर है तो बट ऑब्वियस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किया, और स्टेट का है तो गवर्नर को किया, और यूनियन टेरिटरी अगर है तो एडमिनिस्ट्रेटर को आपने सबमिट कर दिया। बच्चों एक ही पॉइंट के अंदर कंपाइल किया, सबमिट किया। सर क्या यहां काम खत्म हो जाएगा क्या बच्चों, उसके अलावा गिव इन्फॉर्मेशन, अगर कल को यूनियन और स्टेट ने कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड किया है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी इनका काम रहेगा बच्चों। इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना, और इन्फॉर्मेशन देने के अलावा बच्चों असिस्टेंस प्रोवाइड करना इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इनको बच्चों जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने हैं यूनियन और स्टेट को, उसके अंदर भी बच्चों ये क्या करेंगे, असिस्ट करने का काम करने वाले हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, असिस्ट करने का काम भी ये लोग करेंगे। चलिए जी, तो बच्चों बहुत सीधा सीधा सा हो गया, पहला काम, पहला वर्क कंपाइल एंड सबमिट द अकाउंट। 4 पॉइंट इसमें आप लोग लिख दोगे। जनरल प्रोविजंस क्या है सर, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बच्चों समझना जनरल प्रोविजन क्या है, सबसे पहले ऑडिट करना एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बराबर, एज वेल एज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बच्चों जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, सारा पैसा आकर के इकट्ठा हुआ है, बराबर, तो ऑडिट करना और रिपोर्ट करना जो भी उससे एक्सपेंडिचर हुए हैं उसके ऊपर। सेकंड नंबर बच्चों ऑडिट एंड रिपोर्ट, देखिए तीनों में ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। तो सेकंड पॉइंट है ऑडिट और रिपोर्ट। बच्चों जो कंटीजेंसी फंड बने हुए हैं और जो पब्लिक अकाउंट बने हुए हैं, आप लोग जानते हो एक तो कंसोलिडेटेड फंड है जहां मेन पैसा आकर के इकट्ठा हो रहा है, वहां से कितना डिसबर्समेंट हुआ, कितना खर्चा हुआ। दूसरे नंबर पे आया बच्चों कंटीजेंसी फंड। सर कंटीजेंसी फंड बच्चों कंटीजेंसीज के लिए बनते हैं, तो अलग अलग हमारे यहाँ पे कंटीजेंसीज होती रहती है, कभी हाँ कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे सूखा आ गया, कहीं पे कुछ हो गया, अभी कोरोना का सिस्टम चल रहा है, तो जो कंटीजेंसी फंड बनाया बच्चे उससे क्या एक्सपेंडिचर हुआ उसका ऑडिट कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारे यहाँ पे कई सारी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी काम करती है गवर्नमेंट की, है ना, आप लोग
लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो उनका ऑडिट करना, उस पर रिपोर्ट भी करना, बराबर। गवर्नमेंट की, जैसे आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया या इसी तरह से अपना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये कई सारी ऐसी कंपनीज है बच्चों जो गवर्नमेंट के लिए ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, माल बनाती है, बेचती है, पैसा कमाती है गवर्नमेंट के लिए, तो उन सब का ऑडिट करना है, रिपोर्ट करना भी इसके अंदर कवर रहेगा। सेकंड नंबर ड्यूटी है बच्चों, ध्यान रखोगे, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट बच्चों हमारे पास में, वेयर एनीबडी और अथॉरिटीज सब्सटेंशियली, बच्चों समझना, इस पूरे पॉइंट को समझना, सर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर तो ऊपर आ गया ना, लेकिन इस बार किसकी बात हो रही है बच्चों, ऐसी अथॉरिटी जो सब्सटेंशियली फाइनेंस है बाय ग्रांट और लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कोई भी ऐसी अथॉरिटी है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है, ग्रांट और लोन मिल रहा है, बराबर, और दे आर कॉल्ड सब्सटेंटली फाइनेंस। बच्चों सबना सब्सटेंशियली फाइनेंस, सब्सटेंशियली का मतलब हम लोग जानते हैं इंपोर्टेंटली फाइनेंस हुआ है अगर उनको, तो उनका ऑडिट करना भी इनकी जिम्मेवारी रहेगा। अब हमारे सामने सवाल हुआ, सर ये सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या है, बराबर, यानी अगर गवर्नमेंट किसी को 5,000 रुपया भी अगर ग्रांट प्रोवाइड कर रही है तो क्या उसका ऑडिट करने का काम भी सीएजी करेगा? हमने कहा नहीं नहीं जी नहीं, देखो, where the grant or loan or body or authority from the consolidated fund of India or any state of union territory having legislative assembly, सबके लिए आएगा बच्चों, कम से कम 25 लाख रुपया and the amount of such grant or loan is not less than 75% of the total expenditure of that body or authority। बच्चों समझना, सबसे पहली चीज, उसको कितना पैसा दिया गया, 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम दिया गया, और एंड लगा के लिखा है बच्चों, ये जो पैसा दिया गया वो उसके टोटल एक्सपेंडिचर का कितना होना चाहिए, 75% से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज करो किसी एंटिटी का टोटल एक्सपेंडिचर 1 करोड़ का है और 1 करोड़ में से 80 लाख रुपीस की गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है बच्चों, 1 करोड़ का उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, 80 लाख गवर्नमेंट ने दिया, तो देखो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन कम से कम 25 लाख देना था, हमने 80 लाख दिया है। सेकंड नंबर, इनका टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख, उसका 75% यानी कि 75 लाख रुपीस जो है वो गवर्नमेंट से फाइनेंस होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे वो फाइनेंस गवर्नमेंट कर रही है, हमने तो सिर्फ 75% कहा था या 80% फाइनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसी अथॉरिटी का ऑडिट करने का काम भी सीएजी करने वाला है, ये हम लोग ध्यान रखने वाले हो, बराबर से। बच्चों बहुत ब्रेथलेस रिवीजन हमारा चल रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट स्पीड में हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। तो ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट करने का जिम्मेवारी भी इनका है, लेकिन कौन सा, सब्सटेंशियली फाइनेंस जो भी एंटिटीज है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पे बच्चों आपको लेके आ गया, और नेक्स्ट पे हमारे पास में ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन, वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सब में लिखना है, सब में लिखना है, सब में लिखना है, बराबर। तो बच्चों जो भी ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, जो भी लोन दिया जाता है, तो हमको देखना पड़ेगा भाई साहब किसको लोन दिया है। अगर किसी भी अथॉरिटी या बॉडी को बच्चे इस तरह का कोई लोन दे दिया गया है, बराबर, जो फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो सीएनएजी स्क्रूटनाइज करेगा क्या क्या बच्चों। सबसे पहला तो देखेगा कि जो सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी थी उसने कंडीशंस को पूरा किया कि नहीं किया, बराबर, वो कंडीशंस क्या है जिनके ऊपर लोन जो है वो दिया गया है, बराबर। एंड शेल दिस पर्पस हैविंग राइट टू असेस आफ्टर गिविंग रीजनेबल प्रीवियस नोटिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट अथॉरिटी और बॉडी। बहुत सिंपल है बच्चों, समझना, अगर गवर्नमेंट की किसी बॉडी ने, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने किसी को कोई ग्रांट या लोन दिया है, तो हमारा सीएजी देखेगा पहले तो ग्रांट और लोन की कंडीशंस क्या है, टर्म्स क्या है, बराबर, और जो वो अथॉरिटी है अगर जरूरत पड़े तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक भी कर सकता है रीजनेबल प्रीवियस नोटिस देने के बाद में। सिंपल हो गया, बराबर। तो ग्रांट और लोन दे रहे हो तो हमको चेक तो करना पड़ेगा ना किन कंडीशंस के ऊपर किया, जिनको ग्रांट दिया भैया उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देख ही सकते हैं, ऑडिट करें ना करें लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देख सकते हैं। फिर बच्चों इतनी सारी एक्सपेंडिचर करने के बाद रिसिप्ट भी होती है बच्चों, इनके पास पैसा आता भी है, आता भी है, आता भी है। पैसा जो आ रहा है बच्चों उसमें 3 चीजें ऑडिटर चेक करेगा, सीएनजी चेक करेगा। एक तो प्रॉपर असेसमेंट, जैसे सपोज करो टैक्स की बात करें, बड़ी इनकम है गवर्नमेंट की, सबसे बड़ी इनकम है, तो प्रॉपर असेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, फिर प्रॉपर कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और देन उसके बाद में एलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ। एलोकेशन का मतलब कौन सा पैसा कहां पे खर्च करना है, ये चीजें आपने चेक की कि नहीं की। तो इन 3 चीजों को, चाहे वो सेंट्रल की हो, यूनियन की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे यूनियन टेरिटरी की हो, बच्चों ये चीजें देखनी पड़ेगी कि असेसमेंट, कलेक्शन और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों अकाउंट्स एंड स्टोर्स एंड इन्वेंटरी, आपको मैंने पहले भी कहा था कि स्टोर्स और इन्वेंटरी तो भैया मेंटेन करना पड़ता है। सर गवर्नमेंट का स्टोर्स एंड स्टोर्स, याद रखो बच्चों, आपको मैंने पहले भी एग्जांपल इसके लिए दिया था, याद है वो मैंने कहा था कि हाँ सिंघम पिक्चर के अंदर बंदूक की गोली, तुम्हें हर बंदूक की गोली का हिसाब देना पड़ता है, हमें कोई हिसाब नहीं देना पड़ता है, बराबर।
तो गवर्नमेंट के पास स्टेशनरी है, स्टॉक है, गुड्स है, वो भी तो स्टोर और इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं, और वो अगर मेंटेन करते हैं बच्चों तो उसके ऑडिट की जिम्मेवारी और रिपोर्ट की जिम्मेवारी भी सीएनएजी की जाएगी। और लास्ट पॉइंट तो मुझे पढ़ाने का जरूरत नहीं बच्चों, गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 139 का 57 आप लोग जानते हो, सीएजी फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंट करने का काम भी यही करता है, और डायरेक्शन देने का काम भी कई बार ये करेगा कि भी किस तरह से अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होने चाहिए। तो ये इनकी लाइब्रेरीज में आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। तो याद रख लेंगे बच्चों को आप इस चीज को, बहुत सुपरफास्ट स्पीड के अंदर ब्रेथलेस रिवीजन आप लोगों के लिए मैं करवा रहा हूं, अच्छे से पॉइंट्स को फटाफट से बच्चों देखते जाइएगा, काफी सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज हम लोग कवर करके खत्म करने वाले हैं। नाउ द सीएनएजी एक्ट गिव द फॉलोइंग पावर टू द सीएनएजी इन कनेक्शन विद द, तो जो सीएजी एक्ट हमारा है ये बहुत सारे ड्यूटीज के साथ साथ पावर्स भी देता है। अच्छा सर क्या क्या पावर्स देता है बच्चों, 3 पॉइंट याद रखिए। सबसे पहला, टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस और अकाउंट्स अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन स्टेट, और हमारा जो भी यूनियन टेरिटरी था, इसका मतलब ये हो गया बच्चों जो भी जिस अकाउंट से भी जिस डिपार्टमेंट से भी हमारे पास अकाउंट्स आए थे वहां पे इंस्पेक्ट करना बराबर बराबर ऑफिस को इंस्पेक्ट करने का इनके पास में राइट है बच्चों। फिर जो भी अकाउंट्स बुक पेपर अदर डॉक्यूमेंट जहां पे भी चाहिए वहां मंगवाने का राइट इनके पास में है, बराबर के बेस प्लेस के ऊपर सेंड करो। और तीसरे नंबर पे बच्चों जो भी क्वेश्चंस करना है, क्वारी करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है, वो सारे कुछ करने का राइट इनके पास है बच्चों। कॉल द इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चंस क्वारी कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए वो मंगवा सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करने का राइट है बच्चों, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का राइट इनके पास में, डॉक्यूमेंट्स कॉल करने का, अकाउंट्स बुक्स पेपर डॉक्यूमेंट ला करके दो, और क्वेश्चंस पुट करने का, इंक्वायरी करने का, ऑब्जर्वेशन करने का, ये सारा राइट इनके पास में रहेगा। 3 मेजर राइट से बच्चों आप लोग ध्यान रखोगे। तो पावर ड्यूटीज अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सब जानते हो, एक्सपेंडिचर ऑडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 पॉइंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए और पूरा एक्सपेंडिचर ऑडिट समझाने को बोले तो 5 पॉइंट्स लिखने का, तुमको ओनली 5 पॉइंट्स लिखने का। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वही देना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको, अदरवाइज ये 5 पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। सर पहला क्या है बच्चों, सिंपल है, रूल्स एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट में हर चीज के, हर एक्सपेंडिचर के लिए कहीं ना कोई रूल बना हुआ है, फाइनेंशियल रूल्स हैं, अदर रेगुलेशंस हैं। तो सीएनएजी को चेक करना पड़ेगा कि भैया रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से पैसा खर्च हुआ है। सेकंड नंबर, रूल्स एंड ऑर्डर बने हुए हैं लेकिन उसके साथ साथ पैसा सैंक्शन करवाना पड़ता है, स्पेशल और जनरल परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा बच्चे, सीएजी चेक करेगा कि जो भी खर्चा किया गया उसके लिए बराबर से सैंक्शन था कि नहीं था। दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फंड आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड। फिर बच्चों कई सारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट पहले से प्रोविजन बना देती है, पहले से फंड क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि उस वो जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो उस फंड के अकॉर्डिंग ही हुआ है ना, उसमें जितना आपने प्रोविजन बनाया उसके हिसाब से खर्च हुआ है। जैसे हम कॉन्टिजेंसी फंड की बात कर रहे थे बराबर, या कोविड फंड की बात करें तो वही इसी पर्पस के लिए आया, उसी के लिए खर्चा हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद में आता है हमारा प्रोप्राइटी ऑडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जिसमें ये देखा जाता है कि दैट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विद ड्यू रिगार्ड टू ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक चेक किया जाता है बच्चे कि जो भी खर्चा किया गया कहीं वो ऐसा तो नहीं था कि जो अवॉइडेबल था, जिसको अवॉइड किया जा सकता था और नहीं किया गया, ये चीज यहाँ पे चेक की जाएगी। और लास्ट वाले पॉइंट में बच्चों परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर ये देखा जाएगा कि इकोनॉमिकली 3 चीजें बच्चों देखी जाती है, अभी अपन देखने वाले हैं। देखा जाएगा कि वेरियस प्रोग्राम, स्कीम एंड प्रोजेक्ट जो लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के हो रहे हैं वो इकोनॉमिकली हुए कि नहीं हुए, इफेक्टिव तरीके से हुए कि नहीं हुए, और जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो मिला कि नहीं मिला। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट, अपने को ध्यान में रखना है। तो छोटा क्वेश्चन है तो पांचों लिखना। और बच्चों बड़ा क्वेश्चन किसी भी एक पर बनेगा, सपोज करो प्रोप्राइटी ऑडिट पे बन गया है, हाँ, तो अब इसका फर्स्ट पैरा बच्चों बहुत शानदार दिया है। प्रॉपर्टी ऑडिट में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, कहीं पर भी कोई इम्प्रॉपर अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर तो नहीं था। हालांकि वो एक्सपेंडिचर कंफर्म था, रूल्स के अकॉर्डिंग भी था, आपने सैंक्शन भी ले लिया था, लेकिन अवॉइड किया जा सकता था बराबर। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी बच्चे कि जो भी, क्योंकि पैसा पब्लिक का पैसा है, तो जो पैसा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जो है पब्लिक ने दिया, तो कहीं पर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी कहीं पे एक्सपेंडिचर नहीं कर दिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बिल्डिंग में बी कंस्ट्रक्टेड फॉर इंस्टॉलिंग अ टेलीफोन एक्सचेंज बराबर, बट मे नॉट बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस रिजल्टिंग इन लग्जरियस एक्सपेंडिचर। फालतू एक्सपेंडिचर कर दिया, बड़ी सी बिल्डिंग बना दी लेकिन यूज की नहीं है। या स्कूल बिल्डिंग में बी कंस्ट्रक्टेड बट यूज आफ्टर 5 ईयर ऑफ इट्स कंप्लीशन,
अवॉइडेबल था। बच्चों उस एरिया में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है या 200 स्टूडेंट है, 500 बच्चे वहां पे हैं पढ़ने वाले, ये गवर्नमेंट ने पता करा दिया। ऑलरेडी 2 स्कूलें चल रही है जिनका कैपेसिटी 400-400 का है, फिर आपने एक स्कूल का बिल्डिंग और खोल दिया, बच्चे कोई आ नहीं रहे हैं, आ भी रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, तो अननेसेसरी गवर्नमेंट का पैसा खराब होता है बच्चों, जो नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज यहाँ पे इनको चेक करनी पड़ेगी, जो आप लोग ध्यान रखने वाले हैं, बराबर। तो बच्चों प्रोप्राइटी ऑडिट पक्के से पढ़ करके जाइएगा, और इसके पॉइंट्स ये रहे। सबसे पहला, एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी, ये देखिए, एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी मोर देन ओकेजन डिमांड। जितना ओकेजन 1 करोड़ में काम हो सकता था तो भैया 1 करोड़ ही आप खर्च करो। जितना एक कॉमन मैन अपने ऑर्डिनरी प्रूडेंस के लिए अपना पैसा खर्च करता है, वैसे ही आप भी उनका पैसा गवर्नमेंट का खर्च करो, बराबर। फिर बच्चों कहीं पर भी नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इस पावर सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर फॉर पास एंड ऑर्डर विद डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन एडवांटेज, खुद के फायदे के लिए। भाई गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया, पास किया, खर्चा किया, जिसमें उसका खुद का शेयरिंग भी है, खुद का बेनिफिट है, तो भाई ऐसा करने का राइट आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या कहता है, पब्लिक मनी का यूटिलाइज किसी भी पर्सनल पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होगा भाई, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं होगा। लेकिन लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर। नंबर 1 बच्चों, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा मोटा सा अमाउंट है, मटेरियल है नहीं, तो चलने दो यार, चलने दो। बच्चों कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि भाई साहब ये बंदे को इतना कॉम्पनसेशन देना है, ये खर्चा गवर्नमेंट को करना है तो करना पड़ेगा। कोई बच्चों पॉलिसी कस्टम चला आ रहा है, मैंने आपको कुंभ के मेले का एग्जांपल दिया था, बराबर, कि भाई परंपरा बन गई तो लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, तो लॉ कहेगा चलिए आप कर सकते हैं। और बच्चों जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं ना एम्प्लॉइज वगैरह को, तो ये हमारे परमिसिबल रहते हैं, बस रीजनेबल होने चाहिए। और इसका शॉर्ट में आपको यहाँ पे रिवीजन भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए बच्चों। परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर 3 चीजों पे फोकस करोगे आप, 3 E's जो आप फोकस करते हो, बस इसको पढ़ के जाइएगा कि जो भी खर्चा किया गया बच्चों, एक तो एफिशिएंट, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि इनपुट कम लगाया लेकिन आउटपुट ज्यादा मिल गया, इकोनॉमी में पैसा कम लगा हमारा, और इफेक्टिवनेस के अंदर जिस पर्पस के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया था वो पूरा हुआ है, मतलब वो पर्पस हासिल हुआ है, उसको आप अचीव कर पाए हो। तो ये बच्चों जरूर इसमें पढ़ करके जाना। तो गवर्नमेंट ऑडिट में तो मेरे हिसाब से इतना आपको पढ़ के जाना चाहिए। चलिए जी, अब गवर्नमेंट ऑडिट से आपको बाहर निकालता हूं बच्चों, और अब मैं आपको लेके चल रहा हूं काफी आगे। हाँ जी, तो बच्चे लोगों इस चैप्टर से अब मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो एक तो ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा आपको मैंने कहा था। आइए उसी पर चलते हैं। ये देखिए, वैसे आप लोगों को अगर याद हो तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट था कि आप लोगों को मैंने अपनी रिवीजन क्लासेस के अंदर एक चार्ट बना करके दिया था, और मैंने उस चार्ट में आपसे कहा था कि भाई कुछ चीजें हैं जनरल पॉइंट, देन उसके बाद में एक्सपेंडिचर क्या क्या है या इनकम क्या क्या है, बराबर, और एसेट के लिए कैसे चेक करोगे और लाइबिलिटीज के लिए कैसे चेक करोगे। बस ये इनसे रिलेटेड 2-2 3-3 पॉइंट्स आप लोगों को लिख देने चाहिए, तो एक बहुत बढ़िया सा आंसर आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। कोई टाइम पे ये अकेला क्वेश्चन जो है वो 15 से 16 नंबर का आया करता था, जब आपसे पूछा जाता था कि ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखो या स्कूल कॉलेज का लिखिए, और पूरा पूरा बच्चों जो क्वेश्चन हमारा बनता था वो बनता था 16 से 18 नंबर का। हालांकि वो टाइम अब चला गया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत छोटे लेवल पे आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से बच्चों यानी कुछ जनरल पॉइंट लिख दीजिए कि भाई स्कूल जो है वो पार्टनरशिप फर्म की तरह से या ट्रस्ट उसको चला रहा है, फर्म की तरह से है तो डीड चेक करो, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड चेक करो, कॉर्पोरेट फर्म में है तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स चेक करो, ऐसा कुछ, बराबर। फिर कुछ पॉइंट इनके इनकम के लिख दीजिए, स्कूल का इनकम कहाँ से हो रहा है, स्कूल के मेजर एक्सपेंडिचर क्या है, क्या क्या एसेट होती है, क्या क्या लाइबिलिटीज होती है, और कैसे उनको चेक करोगे, वो सारे पॉइंट्स बच्चों यहाँ पे अपने को लिख देने चाहिए। आइए चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले इन्होंने खुद ने ही बोल दिया स्पेशल स्टेप क्या लगाओगे, तो अभी अभी मैंने आपको कह दिया बच्चे, ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस को सबसे पहले जाकर के चेक करिए। फिर बच्चों मैनेजिंग कमेटी की जो मीटिंग्स होती है उसके मिनट्स को जाकर के चेक करिए, जिससे उनके रूल्स रेगुलेशंस वर्किंग के बारे में आपको पता लगेगा। फिर बच्चों फीस के लिए स्टूडेंट का फी रजिस्टर, क्या कहते हो बच्चों, इनकम का बड़ा सोर्स है स्टूडेंट का फी रजिस्टर, स्टूडेंट का डिटेल, उनका नाम, कितना फीस चार्ज किया, सब कुछ आपको पता लगेगा, तो अपने को देखना चाहिए। देखिए आपको इन्होंने टोटल बच्चों 24 पॉइंट यहाँ पे 24 पॉइंट्स निकाल करके दिए हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो ये देखो इन्होंने एक्सपेंडिचर कैसे होगा, स्पेशल क्या होगा, इनकम क्या होगी, इन सबके पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो इनमें से अपने को कुछ पॉइंट्स मेनली वाले बच्चों तैयार कर लेने चाहिए।
अरे ये तो मैं एक्स्ट्रा में पहुंच गया, ये देखिए बराबर, तो बहुत आराम से हो जाएंगे। अभी कर लेते हैं बच्चों, तो स्टूडेंट फी रजिस्टर से, इससे ये मतलब ये आपका जो पॉइंट है ये मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई ये पॉइंट जो है वो हो गया इनकम से रिलेटेड। बच्चों समझना, ये स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट हमारे गए ये तो जनरल पॉइंट है, बराबर, लिखना ही है। फिर इनकम के पॉइंट में बच्चों सबसे बड़ी इनकम किसी भी स्कूल की क्या रहेगी, स्टूडेंट फी, उसका रजिस्टर चेक कर लो। फिर चेक फीस रिसीव बाय द कंपेयरिंग काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट ग्रांटेड द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड ट्रेसिंग द कलेक्शन इन द फी रजिस्टर टू कंफर्म दैट रेवेन्यू फ्रॉम द सोर्स हैज बीन ड्यूली अकाउंटेड फॉर। बराबर से बच्चों, काउंटर फॉइल फीस का जो चालान होता था ना अपना, तो एक चालान तो स्कूल वाले भी रखते हैं, तो वो चालान से आप रजिस्टर चाहे तो मेंटेन करके रख सकते हैं, ये भी इनकम के लिए रहेगा। फिर टोटल अप टू वेरियस कॉलम ऑफ फी रजिस्टर फॉर ईच मंथ द टर्म ऑफ assertion that fees paid in advance has been carried forward and the arrears are irreparable has been written off under the sanction of appropriate authority। बच्चों देन कई बार क्या होता है कि फीस रजिस्टर हमारा कॉलमर फॉर्म में होता है, तो सर कॉलमर फॉर्म में होने से क्या होगा बच्चों, पता लग जाएगा कि क्या कोई नेक्स्ट मंथ का पहले से एडवांस आ गया, किसी का पुराना एडवांस नहीं आया तो राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया तो प्रॉपर अथॉरिटी ने उसको किया। तो आप देखो पॉइंट एक ही चल रहा है फीस का, ये भी इनकम का फीस से रिलेटेड पॉइंट है बच्चों। फिर एडमिशन फीस अपने को चेक कर लेना चाहिए कि अलग से ली गई कि नहीं ली गई, उसको अलग से फंड में क्रेडिट किया कि नहीं किया, ये भी इनकम का बात हो गया, या लाइब्रेरीज के अंदर भी डाल सकते हो इसको, बराबर। फिर बच्चों सी दैट फ्री स्टूडेंटशिप एंड कंसेशन हैव बीन ग्रांटेड बाय पर्सन, अगर किसी को आपने फ्री स्टूडेंटशिप दिया है कि उसको फोकट में पढ़ाएंगे, बराबर, या उसको अच्छा खासा कंसेशन दिया है, तो कहीं किसी ने किसी को बेनिफिट तो नहीं दी अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार को, तो इसीलिए हमको रूल्स जो भी मैनेजिंग कमेटी ने बनाए इससे रिलेटेड उन रूल्स को अच्छी तरह से देखना चाहिए। Now, confirm that fine for late payment or absence has been either collected or remitted। बराबर, क्या कहते हो बच्चों, अगर कोई लेट आ रहा है तो कई सारे स्कूल में फाइन का पॉइंट रहता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनमें से जो भी आपको ठीक लगे बच्चों, कम से कम आप लोग, जैसे सपोज करो इतने पॉइंट्स हैं, तो आपको 8 टू 10 पॉइंट्स पक्का पक्का से, जिसमें कुछ पॉइंट एक्सपेंडिचर के आ जाएं, कुछ इनकम के आ जाएं, कुछ एसेट और लाइबिलिटीज के आ जाएं, ऐसे करके 8 टू 10 पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, बराबर। फिर बच्चों हॉस्टल ड्यू चेक कर लो, ये भी इनकम का सोर्स है। रेंटल इनकम, अगर स्कूल वालों ने कई बार बाहर, स्कूल के बाहर कुछ जगह जो है शॉप्स वगैरह आपने किराए पे दे दिया है, तो उसका इनकम भी चेक कर सकते हो। फिर बच्चों इनकम फ्रॉम एंडाउटमेंट एंड, कई बार क्या होता है बच्चों, इस तरह के लोग होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्कूल्स ने, उस पे जो भी डिविडेंड्स वगैरह अपने को मिल रहे हैं तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। लेगेसी से कोई वसीयत वगैरह करके चला गया स्कूल के नाम पे, बराबर। फिर बच्चों गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से अगर कोई ग्रांट मिल रही है, तो आप देखो यहां तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई, बराबर। फिर बच्चों जो हैवी एरियर्स अकाउंट ऑफ फीसेस वगैरह थी, तो सारे पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको जितने पढ़ाए वो सारे के सारे इनकम के पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों, बड़ी इनकम स्कूल की। फिर कॉशन मनी एंड अदर डिपॉजिट पेड बाय स्टूडेंट ऑन एडमिशन हैव बीन शोन लाइब्रेरी साइड। बच्चों लाइब्रेरी में चला गया, आपको याद है कॉशन मनी मैंने आपको कहा था स्कूल में एडमिशन देते वक्त आपने कुछ, आपसे कुछ पैसा लिया गया था, और जब स्कूल को आप छोड़ के चले जाएंगे तो पैसा आपको वापस रिटर्न होगा। तो वही एग्जैक्टली अपना क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है वो, वही कहलाता है हमारा कॉशन मनी। तो वो कॉशन मनी लाइब्रेरी साइड में डाला है ना, ये चीज इनको चेक कर लेना चाहिए। See that the investment representing endowment fund for prices are kept separate and income। बच्चों अगर कोई स्पेसिफिक फंड बनाया प्राइस देने के लिए, तो अलग से उस फंड का क्रिएशन किया गया है, उसको सेपरेट रखा गया, और उससे उसी का पैसा खर्च हो रहा है जिस पर्पस के लिए बनाया था, वो चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। अब बच्चों खर्चे शुरू हो रहे हैं प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का, ये सारे यूनिट्स में होता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, बराबर। फिर बच्चों वाउस डोनेशन लिस्ट पब्लिश विद एनुअल रिपोर्ट इफ सम डोनेशन वर मेड बाय स्पेसिफिक पर्पस, अगेन इनकम का पॉइंट हो गया। फिर बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो उसको चेक कर लो, प्रॉपर ऑथराइज तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, मिनट्स बुक में है कि नहीं है, यूजफुल है कि नहीं है, वो देख लेना चाहिए। फिर बच्चों वाउच इन द यूजुअल मैनर, जो भी एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर हुए हैं, अब यहाँ एक्सपेंडिचर की बात कर ली बच्चों, वो सारे के सारे आपको चेक कर लेने चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूव किए नहीं किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, वो सब कुछ यहाँ पे चेक होने वाला है। सी दैट इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ स्टाफ प्रॉपर तरीके से सैंक्शन हुई है, सैलरी बराबर से पे हुई है बच्चों, बराबर। फिर इंस्पेक्शन एंड रिसिप्ट ऑफ फूड स्टफ क्लोथिंग और अदर रिक्वायरमेंट स्कूल वाले खुद दे रहे हैं क्या, तो उसकी इनकम का भी सोर्सेस देख लो। फिर बच्चों इन्वेंट्री चेक कर लो, ये आपका एसेट में चला जाएगा। फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गई, क्लोथिंग स्कूल अगर खुद ही यूनिफॉर्म दे रही है, उन सबसे रिलेटेड चीजें भी इन्वेंट्रीज को प्रॉपर तरीके से, अच्छा इन्वेंट्री को चेक करने का तरीका आप लोग जानते हो, इन्वेंट्री रजिस्टर से आपने चेक कर लिया, कोरस्पॉन्डिंग इन्वेंट्री चेक कर लिया, देन आपने गुड्स इनवर्ट का जो रजिस्टर होता है वो चेक कर लिया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर।
बराबर। फिर बच्चों स्पेसिफिक पॉइंट आ गया, टैक्स डिडक्टेड वाला पॉइंट भी देख लो, जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से हो रहा है वो भी चेक कर लेना चाहिए। और फाइनली वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपने को चेक कर लेना चाहिए, ताकि लास्ट में जाकर के पता लग जाए कि भाई जो अलग अलग फंड्स बनाए बच्चों, पुअर बॉयज फंड है, गेम्स फंड है, हॉस्टल है, प्रोविडेंट फंड टू स्टाफ वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से हुए कि नहीं हुए। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि इन्हीं पॉइंट्स को पढ़िए और आंसर इसी में से लिखिए, लेकिन उसको डिवीजन कर दीजिए कि भाई हम इनकम के कुछ पॉइंट लेंगे, हम एक्सपेंडिचर के कुछ पॉइंट ले लेंगे, ये एसेट के ले लेंगे, लायबिलिटीज के ले लेंगे, तो करीब करीब हमारे 10 पॉइंट्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जो इन दिनों में आ रहा है बच्चों, 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए इतना मैटर लिखना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, वो अपने को वहां पे लिख देना चाहिए। चलिए जी बच्चों, इसी तरह से मुझे लगता है हॉस्पिटल का ऑडिट भी इस बार इंपॉर्टेंट रह सकता है। सर हॉस्पिटल में क्या क्या देखा जाए, ये देखिए हॉस्पिटल के लिए भी लगभग 13 पॉइंट्स बच्चों वहां पे लिखे गए हैं, बराबर। अब आपको मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आईसीए अपने कॉपी चेकर को बोलेगा भाई 6 पॉइंट इसमें इनमें से जो भी लिखो, कॉपी चेकर को तो मिलेंगे बच्चों पूरे 13 पॉइंट्स, और इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी कि 13 पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट अगर मैच करते दिखे तो उसमें स्टूडेंट को नंबर दे दिए जाए, ऐसा ऐसा इसमें लिखा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो आइए फटाफट से पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर पे पेशेंट का रजिस्टर देखो, पेशेंट का नाम चेक कर लो, कितना बिल बना बच्चों चेक कर लो, बराबर, और पैसा आया कि नहीं आया अभी तक, वो सारी चीजें सबसे पहले तो रजिस्टर जो बिल बनाया उसकी कॉपी से इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर बच्चों, जो दिन भर में कैश इकट्ठी हो रही है वो कैश बुक में आ रही है, किसी को काउंटर फॉइल आप रिसिप्ट का दे रहे हो वो चेक कर सकते हो, पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो वो भी चेक यहाँ पे कर लेना चाहिए, बराबर। तो कैश जिधर से भी आ रही है, बराबर, तो चेक कैश कलेक्शन एंटेड इन द कैश बुक, उसके लिए अपने पास कॉपीज होगी पेशेंट बिल की, काउंटर फॉइल होगा, जो डिविडेंड अपने को मिला है, इंटरेस्ट मिला, वो सब चीजें चेक करनी चाहिए। फिर बच्चों ये आ गया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अभी ऊपर बात कर ही रहे थे, सी द रेफरेंस टू द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर देख लो, पता लग जाएगा कहां कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। दैट शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ रेंट ऑन प्रॉपर्टीज, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बच्चों वही हो गया कि रजिस्टर मेंटेन किया रहेगा कि कंपनी ने किधर किधर इन्वेस्ट किया है, वहां पे अगर कोई रेंटल है तो कितना इनकम आ रहा है, वो चीजें भी यहाँ पे देख लेनी चाहिए। फिर बच्चों हॉस्पिटल में भी कई लोग वसीयत में करके जाते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह, तो लेगेसीज एंड डोनेशन यहाँ पे भी अपने को चेक कर लेने चाहिए। नाउ बच्चों उसके बाद में रिकंसिलिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन हो गया, ट्रेस ऑल कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन फ्रॉम द कैश बुक टू द रेस्पेक्टिव रजिस्टर, रिकंसाइल करके देख लो कि भाई टोटल सब्सक्रिप्शन इतना आया, बुक्स में इनका इतना दिख रहा है, कितना आउटस्टैंडिंग है, वो चीजें भी अपने को चेक कर लेनी चाहिए। बच्चों ये सब डोनेशन रिसीव हो रहा है, बराबर, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को डोनेशन रिसीव हो रहा है, वो पॉइंट्स अपन लोग चेक कर रहे हैं, ध्यान रखोगे। नाउ बच्चों ऑथराइजेशन एंड सैंक्शन, सर इसमें क्या करना है बच्चों, वाउच ऑल परचेज एंड एक्सपेंडिचर एंड वेरीफाई दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई किया, फिर हॉस्पिटल में कोई मशीनरी परचेज किया, कोई इक्विपमेंट परचेज किया, ऐसा कुछ भी किया, तो मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्टीज का उसके ऊपर अप्रूवल सेक्शन है कि नहीं अपने को देख लेना चाहिए, बराबर। फिर बच्चों गवर्नमेंट से अगर कोई ग्रांट मिल रही है तो उसको वेरीफाई कर लीजिए, और अगर किसी तरह का कोई भी टीडीएस उसके लिए क्लेम करना है तो प्रॉपर्ली क्लेम हुआ है। फिर बच्चों बजट वाला पॉइंट, कई बार एक्सपेंडिचर के लिए वो बजट बनाते हैं, तो बजट चेक कर लो कि कितना ट्रस्टीज ने अप्रूव किया था, कितना खर्चा हुआ। बच्चों ये अपना एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते ही है ना, अपन लगाते कि नहीं लगाते, कंपैरिजन करते हैं, बस वही कंपैरिजन आपका है। फिर बच्चों इंटरनल चेक सिस्टम चेक कर सकते हो, बहुत सारे छोटे मोटे आइटम है, स्टोर है, मेडिसिन है, लिनन पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों जो हॉस्पिटल में काम आती है, तो इसलिए इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इस पॉइंट को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, बराबर। कई लोग स्टूडेंट क्या चालू करते हैं समझिएगा, जैसे सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई ये जो हॉस्पिटल चल रहा है ये भी ट्रस्ट के थ्रू होता है, तो हम लोग सबसे पहले तो स्कूल की तरह यहाँ पे भी ट्रस्ट डीड को चेक करेंगे, भाई कर लीजिए, बराबर। फिर सर कुछ पॉइंट इनकम के लिख देंगे, जिसमें पेशेंट रजिस्टर हो ही गया, उसी के साथ कैश बराबर से आपने डाला है। फिर जो तीसरी इनकम होती है अदर सोर्सेज वाली की, इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा या प्रॉपर्टी ले रखी है उस पर रेंट वेंट मिल रहा है तो उसको चेक कर लें। चौथा हमारे को लीगेसीज या डोनेशन हमको मिल रहे हैं, बराबर, वो हमने कर लिया। और उसके अब हमने खर्चों के बारे में क्या लिखना शुरू किया बच्चों की, सारे खर्चे प्रॉपर सैंक्शन हुए, परचेज वाउच प्रॉपर हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मैनेजमेंट का परमिशन भी लिया है, बराबर। फिर बच्चों अगर गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है तो प्रॉपर एंट्री कर दी गई है, उस पर टीडीएस लेना है तो ले दिया गया है। फिर एनालिटिकल लगाया, बजटेड, कितना सोचा था और कितना हुआ, कंपैरिजन करके देख लो। इंटरनल चेक छोटे मोटे आइटम्स के लिए काम आ जाएगा। डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी लगाया कि नहीं लगाया बच्चों देख लेना चाहिए, ठीक है। फिर सर फिर से रजिस्टर आया, इंस्पेक्ट द बॉन्ड शेयर स्क्रिप इनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट के सारे पॉइंट जो ऊपर भी दो थे ये भी था, सारे एक साथ अपने को लिख देने चाहिए। नाउ इन्वेंट्री चेक करनी है, अपन ऐसे 501 पढ़ के आए हैं, ऑब्टेन इन्वेंट्रीज स्पेशली स्टॉक एंड स्टोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को चेक करना चाहिए, और परसेंटेज चेक कर लेने चाहिए।
कंपेयर करना चाहिए टोटल वैल्यू में उनका बैलेंस कितना है बच्चों इन्वेंट्री का, बराबर अपने को चेक करना चाहिए। अपन लोग रेशियोज निकालते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। नाउ मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी कई सारी जगह पे अपने को लेना पड़ेगा बच्चों, उनसे सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अपन रिटन रिप्रेजेंटेशन पढ़ते ही हैं, तो जो जो आपने एसेस बच्चों अब तक पढ़ रखे हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे काम में आने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखोगे। तो बच्चों ये पोर्शन एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए बहुत जोरदार वाला और इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए जी, तो बच्चों अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए बता देता हूं बच्चों, जल्दी से बता देता हूं आप लोगों को। और ये जो है वो क्या पॉइंट है बच्चों, देखिएगा। अच्छा, सबके लगभग लगभग कॉमन ही है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से आते हैं। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, आइए उसको भी बता देता हूं मैं। हाँ जी, ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में ही हमारे यहाँ पे आती है, ये देखिए मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं। अरे भाई किधर गया, हाँ जी बच्चों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। आइए देखिए, मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम के हिसाब से हो सकता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। सर ये होती क्या है बच्चों? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी which came into force in August 2002 applies to cooperative society whose objects are not confined to one state। बराबर समझ रहे हैं आप? The act contained detailed provision regarding registration, membership और management of such society। अरे भाई ये झटका कैसे खा रहा है। चलो चलो, अब सब कुछ सही लग रहा है। अच्छा, एक साथ इतने हो गए हैं, तो आई थिंक चलिए जी, अभी ये सही हो गया थोड़ा। ये भी बेचारा थक गया है, सर कितना पढ़ा रहे हो। आइए बच्चों, इसको नहीं पता कि भैया पढ़ना बहुत जरूरी है अभी। तो बच्चों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मेनली बात करती है, नाम से आपको पता लग रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब जो एक से ज्यादा स्टेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है। और इसके लिए बच्चों ये एक्ट अपना यहाँ पे बना हुआ है, तो इसकी ऑडिट से रिलेटेड बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो फंड्स हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं होंगे, स्टार्टिंग में इन्होंने बोल दिया। तो सर इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, सर हमको वो बता दीजिए आप। तो वही आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या क्या पढ़ के जाना है। तो बच्चों ये देखिए, एक तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर पढ़ लोगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी सबका होता है। देखो यहां से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा मनी कहां से आई, कहां पे गई, कितना सेल और परचेज हुआ, कितना एसेट और लायबिलिटीज है। उसके अलावा बच्चों अगर प्रोडक्शन के अंदर लगे हुए हैं तो देन फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग की जो भी लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड्स की जो डिटेल है वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बाकियों की तरह ही है, एकदम सिंपल। फिर बच्चों यहां अगला पॉइंट आता है कि भैया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बच्चों क्या होता है कि जो मेंबर्स के कॉर्पोरेशन से चलती है, उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए चलती है। इट्स कॉल्ड सिंपली कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मल्टी स्टेट है यानी ये एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर काम कर रही है। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन देखो बच्चों, सेक्शन 72 कहता है a person who is a chartered accountant within the meaning of chartered accountant 1949 can only be appointed as an auditor of multi state cooperative society। बहुत क्लियर कट बोल दिया बच्चों, बराबर याद रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अलग है, मल्टी स्टेट का अलग है। कोऑपरेटिव एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, कोऑपरेटिव के अंदर सीए भी चलेगा और किसी ने डिप्लोमा होल्डर है तो वो भी चलेगा, लेकिन ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है बच्चों। हाउएवर द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट सोसाइटी। बॉडी कॉर्पोरेट या उसी सोसाइटी का ऑफिसर या एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। फिर आगे समझना, पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ हु इज इन एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिसर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल वैसा ही जैसे अपनी 141 की डिस्क्वालिफिकेशन थी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिसर या एम्प्लॉय, या इस ऑफिसर या एम्प्लॉय के यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के अंदर है ऑफिसर या एम्प्लॉय की तरह से, बराबर समझो ये हो गई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, बराबर, तो ये ऑडिट कर सकता है कि चार्टेड है, सर नहीं कर सकता है। अब मिस्टर ए के यहाँ एक बंदा और है जो ए के यहाँ पे जॉब करता है, मिस्टर बी, वो भी चार्टेड अकाउंटेंट है बच्चों, लेकिन वो भी ये ऑडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि लॉ उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, बराबर। फिर बच्चों पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हैज गिवन गारंटी, सेम वैसे ही पॉइंट हो गए, या तो डेप्टनेस है या गारंटी देके रखी है, बराबर। थर्ड पर्सन के लिए
तो भी वो भी बच्चों अमाउंट एक्सीडिंग ₹1000 मिक्स मत कर देना बच्चों। वहां पे अपना जो गारंटी और इंडेप्टेड का पॉइंट है वो कितना है बच्चों, 1 लाख का है। बराबर यही है अपना डेप्ट का जो पॉइंट है, यस क्लियर कर देता हूं मैं, डेप्ट का पॉइंट बच्चों 5 लाख रुपए का है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटीज का जो अपन ने पढ़ा वो 1 लाख तक एग्जाम है, लेकिन वो सिर्फ रिलेटिव के लिए है, बराबर। और डेप्ट जो है बच्चों वो 5 लाख तक के लिए हमारी वैलिड है, अपने को पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है अपने को, सही है। लेकिन यहाँ ये अमाउंट है बच्चों 1,000 रुपया, यानी 1,000 तक इंडेप्टेड है या गारंटी दे रखी है तो चलेगा, लेकिन उससे ऊपर अगर चला गया तो यहां पे ये बंदा हो जाएगा डिस्क्वालीफाई, यानी कि ये बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, बराबर। इफ एन ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट टू, और अपॉइंट होने के बाद अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए तो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, अपने को पता है, बराबर, बहुत क्लियर है। तो अगेन बच्चों सीए हैविंग प्रैक्टिस अपॉइंट होगा, और ये लोग अपॉइंट होने वाले नहीं है, एक तो आपको ये पढ़ करके जाना है। दूसरा एग्जाम पर्पज से पॉइंट बच्चों, इसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसको भी पढ़ के जाना, मैं पढ़ देता हूं। सेक्शन 70 ऑफ दिस एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। फर्स्ट ऑडिटर बच्चों देखिएगा देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ मल्टी स्टेट सोसाइटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। क्लियर मैटर है, बराबर। बच्चों टाइमिंग कितना दिया है, टाइमिंग देख लो, 1 महीने का। वहां जनरली अपन 30 दिन बोलते हैं, यहाँ 1 मंथ बोला है, तो एग्जाम के अंदर 1 मंथ वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी तो जैसा आपको याद रहे टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 1 मंथ, बच्चों रजिस्ट्रेशन से 1 महीने के अंदर, बराबर। और ये बंदा अगेन कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक काम करेगा, जैसे मीटिंग्स के अंदर होता है, जैसा अपनी कंपनीज के अंदर होता है। अगर बोर्ड इस पावर का यूज नहीं कर पाया तो फिर जनरल मीटिंग के अंदर फर्स्ट ऑडिटर या ऑडिटर अपॉइंट होंगे। टाइमिंग के बारे में यहाँ आपके इसमें स्टडी बैंड में कुछ नहीं है, तो अलग से नया कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं। अब बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर या ऑडिटर की बात करें तो ये हर जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होगा, बराबर, सीधा सा सब्सिक्वेंट ऑडिटर कोई फर्स्ट एजीएम में नया बंदा आ जाएगा, बराबर। सो और ये भी 5-5 साल के लिए आएगा क्या बच्चों, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, तो फिर हर साल के लिए देखो, द ऑडिटर और ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो कंपनी के प्रोविजन सब जगह पे नहीं लगा दोगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका अलग से एक्ट बना हुआ है, उसी के प्रोविजन इनके ऊपर अप्लाई होंगे, तो एक तो ये पढ़ करके आपको जाना चाहिए, बराबर से, बढ़िया पॉइंट रहेगा। और तीसरा बच्चों जो पॉइंट एग्जाम पर्पस से मैं चाहता हूं कि आप पक्का पक्का से पढ़ करके जाएं, वो ये वाला है, पावर्स एंड ड्यूटीज। बच्चों अगेन कंटिन्यू पॉइंट है, सर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर के पावर्स क्या रहने वाले हैं, उसकी ड्यूटीज क्या रहने वाली है, उसके ऊपर भी बात कर रहे थे बच्चों। बहुत सिंपल है, ये देखिए पहला पावर बच्चों ये दे दिया, डिस्कस द पावर एंड ड्यूटीज अकॉर्डिंग दिस एवरी ऑडिटर सोसाइटी शैल हैव राइट टू, बच्चों शैल हैव राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर। नंबर 1, वेदर केप्ट एट द हेड ऑफिस ऑफ सोसाइटी या फिर ब्रांच के ऊपर हो और कहीं पर भी हो, बिल्कुल उसको देखने का राइट यहाँ पे मिलने वाला है, बराबर, बिल्कुल सही है। फिर बच्चों एंड शेल बी एंटाइटल्ड टू रिक्वायर, ये देखिए दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए बच्चों, एक तो बुक्स वुक्स देखने का राइट तो है ही है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय से चाहिए या ऑफिसर से चाहिए वो सारा डिमांड करने का भी इसको राइट हमने दिया। तो एक तरह से जो हमेशा वाला राइट रहता है बच्चों, कि जहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और जो भी क्वारीज उससे रिलेटेड आपको करनी हो तो आप कर सकते हो, बराबर, सिंपल हो गया। अब बच्चों क्या क्या इंक्वायरी करेगा, वेदर लोन एंड एडवांसेस मेड बाय सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। बच्चों बहुत सिंपल है, ये सोसाइटी जो भी लोन या एडवांसेस दे रही है, नंबर 1 टर्म्स कंडीशन उसकी प्रॉपर है, कहीं पर भी मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है, और प्रॉपर सिक्योरिटी रख के ही आपने लोन दिया है, नंबर 1। नंबर 2, whether transaction of society जो भी है which are represented merely by book entries are not against interest of, yes बच्चों जो भी एंट्रीज वहां पे की गई, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए होंगे वो मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए, बराबर। फिर बच्चों पर्सनल एक्सपेंडिचर वहां पे चार्ज नहीं किए होने चाहिए, और वेयर इट इज स्टेड इन द बुक्स ऑफ पेपर्स एंड मल्टी स्टेट सोसाइटी दैट एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश,
बराबर, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been so received, whether the position as stated in the accounts books and the balance sheet of the correct regular and not misleading। यानी जो भी आपने कैश में अलॉट किया अगर, तो पैसा कैश में आ गया, बट ऑब्वियसली इनके भी शेयर्स हैं, तो शेयर्स अगर दिए और पैसा कैश में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कैश बुक में एंट्री कर दो। और अगर कैश अभी तक नहीं आया है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करना बच्चों यहाँ पे बहुत जरूरी रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो बच्चों मेरे हिसाब से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बस ये पॉइंट्स आप लोग जरूर जरूर, वैसे तो सारा कुछ आप कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इन पॉइंट्स को आप पक्के से अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं, तो एग्जाम के अंदर आपको बहुत बढ़िया तरीके से मजा आने वाला है, आराम से आप लोग कर लेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ आकर के बच्चों ये हमारा रिवीजन का एक लेक्चर जो है, एक कंसेप्ट हमारा जो और है वो यहाँ पे हो जाएगा एब्सोल्युटली कंप्लीट। चलिए जी, अब बच्चों आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रहे, आप लोगों को जानकारी में रहे। बच्चों सर कैसी इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हो सर, क्या बताने जा रहे हो सर? बच्चों जैसा आपको मैंने कहा था कि ऑडिट का आने वाला है मैराथन। सर कैसे होगा, क्या होगा बच्चों? मैं और खुशबू मैम मिलकर के उसको ला रहे हैं, बराबर। जैसा आपको मैंने कहा था कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर दे करके आप आए और हमारे साथ ऑडिट में आप लोग लग गए, और हमने आपको रात से पढ़ाना शुरू किया, फिर आपको उसी दिन मतलब शाम से रात तक हम पहुंचे, फिर वापस सुबह से हम सुबह तक में ही आपके साथ रहेंगे। मतलब लगभग लगभग आप सोचें कि 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स हम आपके साथ में हैं, सारी चीजें आपको वापस रिवाइज कराने के लिए, और बहुत बेहतरीन टाइम आपको सोने के लिए भी। स्टूडेंट का डाउट था सर सोएंगे कब? बच्चे पूरी रात 6 घंटा आपको उस दिन भी हम दे रहे हैं, एक दिन 1 तारीख को, और हम लोग आपको 2 तारीख को भी आराम से 6 घंटे सोने का टाइम दे रहे हैं। बाकी उसके अलावा मैक्सिमम रिवीजन हम आपके साथ कर लेंगे, कुछ बहुत आप कर लेंगे, और इस तरह से हमारा काम बहुत सुपर हिट तरीके से हो जाएगा बच्चों, टेंशन ही नहीं है। बराबर, क्लियर हो गया? और उसके अलावा बच्चों हम लोग अब आगे यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम शुरू करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा था कंपनी ऑडिट का एक बहुत जबरदस्त रिवीजन हम लोग उधर लाएंगे हमारी स्पेशल क्लास के ऊपर बच्चों। तो अनअकैडमी आपको YouTube के ऊपर क्लास प्रोवाइड करता है, स्पेशल क्लास हमारे लर्निंग ऐप पर देता है जो एब्सोल्युटली फ्री देता है, बराबर। और उसके अलावा बच्चों प्लस कोर्स में अगर कोई आना चाहता है तो हम आपको प्लस कोर्स भी हमारा प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, बराबर। हाँ, जो लोग अब एग्जाम देने वाले हैं, या बाय चांस कोई ऑप्ट आउट पे जाना चाह रहा है, या मे के लिए जाना चाह रहा है बच्चों, तो एक बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे हमने आपको दे रखी है, आप हमारा प्लस कोर्स ले सकते हैं, बराबर। क्योंकि प्लस कोर्स में बट ऑब्वियस कुछ तो प्लस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है सर। उसके लिए करना क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है, चलते चलते एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि उसमें क्या कुछ करना होता है बच्चों, ताकि ध्यान में रहे आपको। जैसा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अनअकैडमी का हमारा लर्निंग ऐप आपको मिलेगा। सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे सर्च करिए, मिलेगा, देन उसको सेकंड नंबर पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करिए। बढ़िया सा है, ज्यादा उसमें आपका मेमोरी भी खर्च नहीं होगा, आराम से आप कर पाएंगे। ये करने के बाद बच्चों आपको ढूंढना पड़ेगा मैनेज गोल्स के नाम से। तो हमारा मैनेज गोल है सीए फाउंडेशन एंड इंटर। सर हमने तो फाउंडेशन क्लियर कर लिया है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। जो आप फाउंडेशन कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट भी है, दोनों के लिए कॉमन सेटअप बना हुआ है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे बच्चों, प्लस कोर्स, फ्री कोर्स, स्पेशल क्लास, तो मैं आपको लगातार देखने को बोल ही रहा हूँ, प्लस कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर बच्चों जैसे इस पे क्लिक करोगे सब्सक्रिप्शन कॉलम खुलेगा, सब्सक्रिप्शन पे टिक करोगे बच्चों, तो यहाँ बहुत सारी फीसेज आ जाएंगी, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, बराबर। अलग अलग फीसेज आपको दिख रही है। और अगर यहाँ पे आप मेरे कोड का नाम लिख देते हैं बच्चों, ये जगह आपको वहां तो ब्लैंक मिलेगी, तो यहाँ आपने लिख दिया कैपिटल के अंदर JYSH, उसको अप्लाई क्लिक किया, तो बच्चों जो फीस 21,000 की थी, सीधा 10% कम होकर के आपके लिए हो गई 18,900 की। और जो 17,500 की थी बच्चों, वो कम होकर के हो गई है सीधे सीधे 10% कम होकर के 15,750। तो ये एक बड़ा बेनिफिट बच्चों आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बराबर से। तो ये सारी बात बच्चों आज की हमारी क्लास की थी। मैक्सिमम पोर्शन का रिवीजन मैंने आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का काम। बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर बराबर से आप लोग कर देंगे सबके साथ में। कई लोग जो भी फर्स्ट ग्रुप की तैयारी में लगे हैं, तो उनके लिए बाद में ये वीडियो बहुत काम का होगा, तो सब लोग लाइक एंड शेयर बराबर से पक्के से करने वाले हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। जल्दी ही हमारी वापस से मुलाकात होगी बच्चे लोगों, और दिन हम इस काम को करने वाले हैं आगे। तब तक के लिए नमस्कार है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।